क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा है सुपरविज़न। और सुपरविज़न का पार्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे। और इसमें टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्यवेक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सुपरवाइज़र। हम लोगों ने पढ़ा कि सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक एक व्यक्ति है और सुपरविज़न उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य। तो हम पढ़ेंगे कि उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ उसकी क्या हैं। तो इसको हम 2-3 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट हमारा आएगा कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य और दायित्व टुवर्ड्स द वर्कर। जो हमारे वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसके प्रति क्या ड्यूटी बनती है सुपरवाइज़र की। तो पहला है सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना, टू क्रिएट कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर। पूरी कंपनी में वो एक सहयोगपूर्ण वातावरण बनाए कि मतलब वर्कर भी एक दूसरे के सहयोग करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ में, और सुपरवाइज़र भी वर्कर के साथ में कोऑपरेट करें जब भी आवश्यकता हो। तो यदि हम सहयोग के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं तो हमारा उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है और वर्कर के बीच में कॉन्फिडेंस भी बनता है। सेकंड है कर्मचारियों का विश्वास जीतना, टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर्स। यदि सुपरवाइज़र को सबसे पहला है वर्कर के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण करेगा। हमेशा जब भी वर्कर को आवश्यकता होगी तो सुपरवाइज़र उनकी मदद के लिए हमेशा उसके साथ में रहेगा, तो कर्मचारियों का विश्वास जो है सुपरवाइज़र के प्रति बन जाता है। और जब विश्वास हो जाता है तो कॉन्फिडेंस उनका अपने आप बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है कर्मचारी पर योग्यता उत्साह जगाना। कर्मचारी की योग्यता और उत्साह को जगाना, टू इंक्रीज द एबिलिटी इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की जो एबिलिटी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना, उनकी काम करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाना। वर्कर को अगर कोई कार्य नहीं आता है तो उसको कार्य सिखाने का काम ये करता है। जहाँ पर उसे कोई समस्या आती है ये उन्हें सिखाता है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। ये उसे जब बताया जाता है कि जब भी आपको आवश्यकता होगी आप मुझसे आकर पूछें, तो वर्कर में उत्साह जागृत होता है। और वर्कर को कोई जो काम पहले नहीं आता था वो इसके द्वारा सिखाया जाता है, तो उसमें उसकी योग्यता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चौथा पॉइंट है कर्मचारी में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना जगाना, टू मेक द वर्कर लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी। वर्कर ऐसा अनुभव करें कि कंपनी उनकी अपनी है, और जब वो अपनी समझ के कार्य करेंगे तो फिर वो ईमानदारी से कार्य करेंगे और संस्था के हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे। तो ये भावना उनके मन में सुपरवाइज़र के द्वारा जगाई जाती है। कर्मचारियों से मानवीय व्यवहार करना, ह्यूमन बिहेवियर विद द वर्कर्स। कर्मचारियों की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी शंकाओं का निवारण करना, और उनके साथ मानवीय व्यवहार करना। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वर्कर किसी दिन बीमार है तो उसको उस दिन थोड़ी सी छूट देना इत्यादि। अगला है जैसे कर्मचारियों को प्रेरणा देना, टू मोटिवेट वर्कर। हम लोगों ने पढ़ा था, मोटिवेशन चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है। तो वर्कर को अभी प्रेरित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। तो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप की जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर उसे दी जाती हैं। अगला पॉइंट हमारा है 7th, कर्मचारियों की शिकायतों को सुनना और ऊपर भेजना, टू हियर द वर्कर्स प्रॉब्लम्स एंड सेंड देम टू द हायर अथॉरिटीज़ फॉर द अप्रूवल। वर्कर्स की जो समस्याएं होती हैं वो आकर अपने से बड़े अधिकारी जो सुपरवाइज़र ही होता है वो उससे बताते हैं। तो सुपरवाइज़र की ये ड्यूटी बनती है कि वो वर्कर्स की समस्याओं को सुने, और यदि वो समस्या जायज़ है तो उसको अपने से बड़े अधिकारियों के पास भेजे, अपना सुझाव लगा कर कि वास्तव में ये समस्या है, इसके कारण संस्था का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है, तो यदि ये समस्या हल कर दी जाए तो ये संस्था के हितकारी होगी। तो अगर उच्च अधिकारियों को सही लगेगा तो समस्याओं का समाधान करेंगे। 8वां पॉइंट है कर्मचारियों के सुझाव को सुनना और सुझाव देना, टू गिव सजेशन एंड लिसन टू द वर्कर्स। वर्कर अगर कोई सुझाव देते हैं काम के प्रति तो उसे सुनना है, सजेशंस को सुनना है। और अगर वर्कर जो है कोई कार्य नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से तरीके से कार्य करने के लिए भी एक सुझाव, सजेशन दी जाती हैं। 9th पॉइंट है यहाँ पर कर्मचारियों को संस्था की नीतियाँ समझाना, टू एक्सप्लेन द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी की क्या नीतियाँ हैं जो हमारे बनाई हुई हैं वो वर्कर को बताया जाए ताकि वर्कर उन नीतियों के अनुसार ही कार्य को करे। जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो उन नीतियों का पालन नहीं कर पाएंगे। नीतियाँ क्या होती हैं प्लानिंग चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अगला है कर्मचारियों के प्रति आदर्श उपस्थित करना, टू बिकम ए रोल आइडल। इसका मतलब है कर्मचारी हमारी कंपनी के जो हैं उनके प्रति हम लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। कर्मचारी देखेंगे कि हमारा मैनेजर जैसा कार्य कर रहा है तो वो भी वैसा ही करेंगे। तो इसी बहुत अच्छे एक वर्कर, एक ईमानदार वर्कर की भूमिका जो है सुपरवाइज़र को निभानी है, ताकि उसको देखकर उसके जो अनुयायी हैं वो भी उसी प्रकार से कार्य करें।
अब ये थे हमारे कर्मचारियों के प्रति क्या जिम्मेवारियां थी। अगला है उत्पादन के प्रति कर्तव्य और दायित्व। सुपरवाइज़र का प्रोडक्शन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला है उत्पादन के लिए निर्देश देना, टू गिव द डायरेक्शन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। उत्पादन के बारे में निर्देश देना, वर्कर को जब निर्देश दिए जाते हैं, गाइडलाइन दी जाती हैं, डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप ऐसे काम करेंगे तभी वर्कर कार्य करते हैं, तभी उत्पादन प्रारंभ होता है। तो ये उत्पादन के प्रति निर्देश इसके द्वारा दिए जाएंगे। प्रशिक्षण देना, टू गिव द ट्रेनिंग ऑफ द वर्क टू द वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तभी उत्पादन सही प्रकार से हो पाएगा। ये ट्रेनिंग देने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कार्य के दौरान मार्गदर्शन करना, टू गिव द गाइडेंस ड्यूरिंग द वर्क। जब वर्कर कार्य कर रहे होते हैं तो कार्य के दौरान उनको बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो जब वर्कर, पहले तो उन्हें बता ही दिया, परंतु कार्य के दौरान भी बीच में जाकर उन्हें सुझाव दिया जाता है कि आप ये गलती ऐसे करेंगे तो ये गलत हो सकता है, अच्छा तरीका ये होगा। अगला है कारखाने में अनुशासन बनाए रखना, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। क्योंकि हर वर्कर ने कितना कार्य किया, कौन वर्कर कब आया कब गया, पूरा रिकॉर्ड ये सुपरवाइज़र मेंटेन करता है। तो ये जब वर्कर को मालूम है कि मेरी हर चीज़ को नोट किया जा रहा है, उसके हिसाब से ही मेरी सैलरी बनेगी, तो अनुशासन जो है वो बना रहता है इसके कार्य होने के कारण। और यदि वर्कर सही समय पर आएंगे, सही समय पर जाएंगे, अपना काम सही समय पर पूरा करेंगे तो अपने आप ही उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। अगला है उत्पादन की मात्रा नियंत्रित करना, टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। वर्कर को रोज कार्य देना और देखना, नियंत्रण चैप्टर हम कर चुके हैं कि वर्कर ने अपना कार्य पूरा किया या नहीं किया, तो इससे मात्रा जो है वो सही रहती है। मतलब वर्कर उतनी मात्रा में चीज़ों का निर्माण करता ही है और संस्था का उत्पादन भी सही होता है। 6 पॉइंट है उत्पादन की किस्म को नियंत्रित करना, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। हाँ, हम ना केवल सुपरवाइज़र ना केवल वर्कर के द्वारा बनाई गई चीज़ों को गिनता है, बल्कि उसकी क्वालिटी को भी चेक करता है। क्योंकि अगर क्वालिटी हमारी कंपनी की अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में उस हमारी कंपनी की गुडविल कम हो जाएगी। अगला है हमारा बड़े अधिकारियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं सुपरवाइज़र के टुवर्ड्स द टॉप मैनेजमेंट। पहला, उन्हें कार्य की प्रकृति का ज्ञान कराना, टू टेल देम अबाउट द वर्क परफॉर्म्ड। वर्कर ने कितना कार्य किया है ये डायरेक्टर आके नहीं चेक करते, सुपरवाइज़र ही सबका काम चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करके वो उच्च अधिकारियों को भेजेगा। तो कितना कार्य कर चुके हैं वर्कर या कितना कार्य हो चुका है, इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को सुपरवाइज़र के द्वारा मिलती है। अगला है उनकी इच्छा अनुसार काम को करवाना, टू गेट वर्क डन एज पर देयर प्लान्स। जैसे उच्च अधिकारियों ने प्लान योजनाएं बनाई थी उसके अनुसार वर्कर से ये काम करवाता है। अगला है अपने विभाग के उत्तरदायित्व को पूरा करना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब गिवन। जो कार्य उसे दिया गया उसकी जिम्मेवारी वो उसे लेनी है। उसके बाद में जो ऊपर पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य और दायित्व, उसमें 7th पॉइंट सेम यहाँ पर आ जाएगा। कर्मचारियों की शिकायतों को सुनना व ऊपर भेजना, टू हियर द वर्कर्स प्रॉब्लम सेंड देम टू द हायर अथॉरिटीज़ फॉर द अप्रूवल। उच्च अधिकारियों को सुझाव जो है, शिकायतें जो होती हैं कर्मचारियों की, वो सुपरवाइज़र के द्वारा मिलती हैं। चौथा पॉइंट हमारा आ जाएगा अपने विभाग के अपने हाँ, कर्मचारियों की शिकायतों को सुझाव सहित ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। ठीक है, कर्मचारी की शिकायतों को सुनता तो ये है, ऊपर भी भेजता है, पर ये अपने सुझाव भी साथ में देता है कि ये वर्कर की समस्या है, यदि इसको इस प्रकार से कर दिया जाए तो वो सही रहेगा। तो ये सजेशंस इसके द्वारा लगाई जाती हैं वो उच्च अधिकारियों के बहुत काम की होती हैं। अगला है कार्य की रिपोर्ट समय पर अधिकारियों को भेजना, टू सेंड रिपोर्ट इन टाइम टू द टॉप मैनेजर्स। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको कार्य की रिपोर्ट का मतलब कितना कितना कार्य हमारे वर्कर्स ने कंप्लीट कर लिया है, इसकी सूचना, रिपोर्ट मतलब सूचना जो है समय पर हम जब भी वो मांगते हैं तब हम उन्हें सूचित करें। डी पॉइंट हमारा आता है कार्य के संबंध में, टूवर्ड द वर्क। कार्य के संबंध में क्या जिम्मेवारी होती है पर्यवेक्षक की। पहला है कार्य का नियोजन करना, प्लानिंग द मेकिंग द प्लान ऑफ द वर्क टू बी डन। काम जो किया जाएगा उसके लिए प्लानिंग करता है, कौन वर्कर कितना काम करेगा, कैसे किस काम को वर्कर को क्या काम दिया जाएगा। सेकंड है श्रमिकों का संगठन, ऑर्गेनाइज वर्कर। श्रमिकों का संगठन मतलब इकट्ठा करना, कौन से विभाग में कितने कर्मचारी हमारे को चाहिए, कितने कम है, कौन सी मशीन पे कर्मचारी हमको रखना है, ये सब प्लान यही करता है, और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है योजनाओं को कार्य का रूप देना, टू इम्प्लीमेंट द प्लान। उच्च अधिकारी योजनाएं बनाते हैं परंतु उनको कार्य का रूप देना मतलब उनको वास्तव में कार्य योजनाओं के अनुसार काम करवाता है सुपरवाइज़र। अगला, श्रमिकों की रुचि योग्यता कुशलता अनुसार कार्य विभाजन करना।
कर्मचारियों में जो कार्य का विभाजन किया जाता है, काम जो बांटा जाता है वो उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार बांटा जाता है। तो डिवीज़न ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू द वर्कर्स। अगला है उच्च अधिकारियों की नीतियों निर्देशों को लागू करना। जो नीतियाँ या निर्देश उच्च अधिकारियों ने बनाए थे उनको ये लागू करता है, वर्कर से अप्लाई करवाता है। टू अप्लाई द पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अगला है कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण करके उन्हें सुझाव देना। टू चेक द वर्कर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड गिव सजेशंस। वर्कर के कार्य का विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल करना, चेक करता है ये उनको और उनको सुझाव देता है कि आपका काम कम है, आपका काम ज़्यादा है, आप अपने काम में ये सुधार करो। अगला पॉइंट है 7 पॉइंट, कार्य के नए तरीके संस्था के अनुकूल बनाकर लागू करना। टू यूज़ न्यू टेक्निक्स आफ्टर अल्टरिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। नई नई तकनीक उत्पादन की मार्केट में आती रहती हैं, तो जो नई तकनीक आती है उनको अपनी कंपनी में लागू करना, पर उनको अपनी कंपनी के अनुसार बनाकर लागू करना कि वो वाला कार्य करने का तरीका तो आया है पर हमारी कंपनी वो कैसे काम करेगा, कैसे सूट करेगा, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे और फिर अपनी कंपनी के अनुसार उस योजना को बना करके लागू करेंगे। अगला कार्य है अपने सहयोगियों के प्रति टूवर्ड्स द एसोसिएट, मतलब सहयोगी मतलब अगर ये सुपरवाइज़र है तो बाकी जो सुपरवाइज़र हैं उनकी मदद करना, उसके सहयोगी हो गए। पहला है अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्य करना। टू वर्क विद द अदर डिपार्टमेंट्स कलेक्टिवली, बाकी विभागों के जो सुपरवाइज़र हैं उनके साथ मिल करके उनके सहयोग करना। अगला अन्य विभागों को उचित समय पर आवश्यक सूचनाएं देना। टू प्रोवाइड टाइमली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू अदर डिपार्टमेंट्स, बाकी विभाग जो हमारे हैं उनको समय पर जो भी सूचना अगर वो मांगते हैं तो उनको वो सूचना देना। एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण में सहयोग देना। टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉयज़, यदि किसी डिपार्टमेंट में काम जो है वो अधिक है और वर्कर कम है और हमारी डिपार्टमेंट में अगर वर्कर ज़्यादा हैं तो कुछ समय के लिए हम अपने एक्स्ट्रा वर्कर्स को कुछ समय के लिए दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वहाँ का काम रुके नहीं। और चौथा पॉइंट है सहयोगियों द्वारा की गई आलोचना और सुझाव को स्वीकार करना और उसके अनुसार योजना में परिवर्तन करना। टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड द सजेशंस ऑफ द एसोसिएट्स एंड अमेंड द प्लान्स अकॉर्डिंगली, यदि हमारे सहयोगी मतलब बाकी सुपरवाइज़र हमारे को बताते हैं कि भाई आपकी ये प्लान है, इसमें ये कमी है, मतलब उन्होंने हमारी आलोचना की, हमारी कमी हमारे को बताई, तो उस कमी को हम स्वीकार करें और फिर उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करें, उसके अनुसार अपनी योजना जो हमने बनाई हुई थी उसको चेंज करें। अगला टॉपिक हमारा आता है पर्यवेक्षण निरीक्षण की क्षमता या स्पैन ऑफ सुपरविज़न। पर्यवेक्षण की क्षमता या निरीक्षण की क्षमता, इसको निरीक्षण कर लीजिएगा, नरोक्षण नहीं है, ये निरीक्षण है। तो निरीक्षण की क्षमता या स्पैन ऑफ सुपरविज़न क्या होता है, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। तो हम सीधा ही बात करें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल वर्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अधिकारी, यदि मान लो एक हमारा सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे मान लो 10 वर्कर हैं, तो वो 10 वर्कर का काम पूरे दिन भर में आसानी से देख लेगा। अगर हम उसके नीचे 1000 वर्कर दे देते हैं तो इतने सारे वर्कर के वो काम को चेक नहीं कर सकता। तो स्पैन ऑफ सुपरविज़न का मतलब है एक अधिकारी एक समय पर कितने सारे वर्कर के काम को आसानी से चेक कर सकता है या कितने सारे वर्कर का मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ सुपरविज़न। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि टॉप लेवल की हम बात करें, उच्च अधिकारियों की बात करें, तो वो उच्च अधिकारी जो होते हैं एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 सुपरवाइज़र्स या 4 सबऑर्डिनेट मतलब उनसे नीचे वाले 4 कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु निम्न स्तर की बात करें, जैसे हम सुपरवाइज़र की बात कर रहे हैं, तो सुपरवाइज़र क्योंकि इसके नीचे बहुत निम्न स्तर के वर्कर आते हैं, वर्कर काफ़ी उनका काम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण का मतलब है जो प्लानिंग का काम होता है, उच्च अधिकारियों को बहुत सोच समझ के करने वाला होता है। वर्कर को काम दे दिया और रोज़ का रोज़ उन्होंने वही वस्तुएं बनानी है, तो यहाँ पर जो वर्कर को चेक करने की, कंट्रोल करने की क्षमता है वो 8 से 12 तक हो सकती है। उच्च स्तर पर 4 और निम्न स्तर पर 8 से 12 तक। एट द टॉप लेवल द स्पैन ऑफ सुपरविजन में भी अप टू 4 एंड एट द लोअर लेवल इट में वेरी फ्रॉम 8 to 12, इतने अधीनस्थ हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, वाई इट इज़ नीडेड, इस स्पैन ऑफ सुपरविज़न की आवश्यकता पड़ती क्यों है हमारे को। तो पहला पॉइंट है कि हमारे पास सीमित समय होता है, लिमिटेड टाइम होता है और सीमित समय के अंदर हम सीमित ही काम कर सकते हैं। दूसरा है सीमित शक्ति, लिमिटेड एनर्जी। अब हमारे पास शक्ति भी सीमित है, इसलिए सीमित शक्ति के साथ बहुत ज़्यादा असीमित कार्य हम नहीं कर पाते। तीसरा है प्रगति की जांच,
टेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस। हमारे को सभी वर्कर्स की प्रगति की जांच करनी है, किसी को वर्कर ने कितना कितना काम कर लिया, तो थोड़े ही वर्कर के काम को हम चेक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है पर्यवेक्षण ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द सुपरविज़न। अगर हमारे वर्कर अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब हर वर्कर अलग अलग काम कर रहा है, तो उसको कार्य को चेक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर सभी वर्कर एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो वो रूटीन काम हमारे लिए हो जाता है, सामान्य काम होता है कि सभी एक ही जैसा कर रहे हैं, रोज़ वही कर रहे हैं, तो हमारे को चेक करना आसान होगा। अगर हर वर्कर अलग अलग चीज़ कर रहा है, रोज़ की अलग अलग चीज़ें बननी है, तो फिर हमारे को भी काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला है हमारा कर्मचारियों का स्वभाव और व्यवहार, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट। अगर हमारी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निष्ठापूर्ण हैं, लॉयल हैं, समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, कंपनी के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर हमारे को ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कर्मचारी हमारे बेईमान हैं तो फिर हमारे को लगातार चेक करना होगा कहीं पर वो लापरवाही तो नहीं कर रहे। अगला टॉपिक हमारा है पर्यवेक्षक की पर्यवेक्षण क्षमता को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ सुपरविज़न। इस सुपरविज़न की क्षमता जो होती है, पर्यवेक्षक की जो क्षमता, ऊपर हमने स्पैन ऑफ सुपरविज़न या स्पैन ऑफ कंट्रोल जो पढ़ा कि वर्कर को कितनों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी काम करने की क्षमता किन चीज़ों से प्रभावित होती है। तो पहला दिया गया कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क। यदि हम डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, रोज़ एक ही जैसा काम कर रहे हैं, रोज़ यही काम करना है, तो वर्कर को भी पता चल जाता है, सुपरवाइज़र को भी पता चल जाता है, तो हम फटाफट वर्कर का काम चेक कर लेते हैं, मतलब हम ज़्यादा वर्कर को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। परंतु यदि हमारी फैक्ट्री में बहुत कीमती वस्तुएं बनाई जानी, कॉस्टली गुड्स हम बनाते हैं, तो फिर हमारे को बहुत ध्यान से वस्तु के वर्कर के काम को चेक करना होगा, बार बार चेक करना होगा। मान लो जैसे कि हीरे और कीमती जवाहरात जो है उनकी कटिंग यहाँ पर हो रही है, तो जरा सी वर्कर की लापरवाही और हज़ारों या लाखों रुपए का नुकसान। तो ऐसी स्थिति में हमारे को बहुत गहरी नज़र रखनी होगी, बार बार वर्कर को सुपरवाइज़ करना होगा, तो वहाँ पर हम थोड़े वर्कर को कर पाएंगे। यदि काम ऐसा है जो नया है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, न्यू एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ जॉब इज़ देयर, देन ऐसी स्थिति में फिर नया काम होगा तो हमारे लिए भी नया है, वर्कर के लिए भी नया है, तो हमें ज़्यादा टाइम देना होगा, तो लेस वर्कर कैन बी सुपरवाइज्ड। सेकेंड पॉइंट है कार्य की विविधता और वैरायटी ऑफ द जॉब। अगर कार्य अलग अलग प्रकार का है तो फिर हमारे लिए भी और वर्कर के लिए भी काम को कर पाना, चेक कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। इसी ज़्यादा समय चाहिए होगा तो हम कम वर्कर के काम को चेक कर पाते हैं। अगला है कार्य की महत्ता और इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब। वही अभी हमने डिस्कस किया, कार्य की महत्ता मतलब महत्वपूर्णता, इम्पोर्टेंस। यदि वर्कर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हमारे को बहुत गहराई से उस चीज़ को चेक करना होगा। तो जब गहराई से हम चेक करेंगे तो एक समय पे हम थोड़े से वर्कर को ही के काम को ही चेक कर पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है कार्य को प्रभावित करने वाला वातावरण, एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द वर्क। कि कंपनी अगर ऐसे काम में बिज़ी है जो कि फ्यूचर में लगातार बदल रहा है, ठीक है, लगातार उसका फ्यूचर बदल रहा है, तो हमारे को कम वर्कर ही हम कार्य चेक कर पाएंगे। अगर ऐसा है जो फ्यूचर में बदलने के चांसेस नहीं है तो फिर हम ज़्यादा वर्कर को चेक कर सकते हैं। अगला है पर्यवेक्षक की योग्यता, कुशलता और क्षमता, एबिलिटी, स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ द सुपरवाइजर्स। अगर हमारा पर्यवेक्षक काफ़ी कुशल है, काफ़ी योग्य है, काफ़ी अनुभवी है, तो ऐसी स्थिति में उसको कई वर्षों का अनुभव है, तो जैसे ही कोई वर्कर आता है उसके पास, वो तुरंत समझ जाता है कि अच्छा ये वाला वर्कर आया तो इसके सामने ज़रूर ये वाली समस्या आई होगी, क्योंकि उसको अनुभव है कई वर्षों का। तो उसको मशीन को जाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही वर्कर को बता देता है कि आप ऐसे जाके करो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर नया वर्कर, सुपरवाइज़र अगर अनुभवी नहीं है तो उसको पता नहीं, तो उसे जाना पड़ेगा, मशीन को चेक करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़े वर्कर चेक हो पाएंगे। 6 पॉइंट है क्रियाओं का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द हमने हमने कार्य बिखेर दिया, वर्कर को सारे अधिकार दे दिए हुए हैं और अलग अलग अधिकार वर्कर को दे दिए गए, तो अब हमने, पहले हम क्या करते थे, जब आदेश खुद देते थे तब सभी वर्कर को हमने एक जैसा कार्य किया, एक जैसा कार्य दिया, तो ज़्यादा लोगों को हम देख पाएंगे क्योंकि सभी एक ही जैसा कर रहे हैं, एक दूसरे को पूछ के भी कर लेंगे। पर जब हमने सभी काम वर्कर में बांट दिए तो हर वर्कर अपनी अपनी मनमानी करेगा, तो हमारे को सब वर्कर को जाके चेक करना होगा कि भाई कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है। जब सभी को चेक करना है तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़े वर्कर को चेक कर पाएंगे। 7 पॉइंट है संस्था के विशेषज्ञ और अनुभवी कर्मचारियों का होना, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड द एक्सपर्ट। तो अगर हमारी कंपनी में जो वर्कर हैं काफ़ी अनुभवी हैं और एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं अपने अपने कार्य के, तो वो अपना काम खुद कर लेंगे, वर्कर सुपरवाइज़र को ज़्यादा गाइड करने की उनको आवश्यकता नहीं है। 8वां पॉइंट है नीतियों, निर्देशों, प्रमापों की स्पष्ट व्याख्या, क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, डायरेक्शंस एंड द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स।
अगर हमने वर्कर को कंपनी की नीतियाँ बहुत डिटेल में समझा दी, निर्देश बहुत डिटेल में दे दिए, प्रमाप बहुत स्पष्ट समझा दिए, हर चीज़ बिल्कुल अगर हम वर्कर को क्लियर कर देते हैं तो वर्कर फिर बार बार हमारे पास पूछने के लिए नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा वर्कर को चेक कर सकते हैं, ज़्यादा वर्कर को गाइड कर पाते हैं। 9th पॉइंट है पर्यवेक्षण की प्रणाली, टेक्निक ऑफ द सुपरविज़न। कौन सा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। निरंकुश पर्यवेक्षक अगर हमारे हैं, जो कि ऑटोक्रेटिक सुपरविज़न जिसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि सभी मैनेजर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम डिसीजन सभी हम लेंगे, ठीक है, और हमारे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो वर्कर छोटे छोटे काम के लिए भी मैनेजर के पास पूछने चले होते हैं, तो मैनेजर को वर्कर को समझाने, बताने, गाइड करने में ही टाइम लग जाता है। तो ये वर्कर, बहुत थोड़े से वर्कर को ये चेक कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का जो सुपरविज़न होता है उसको हम बोलते हैं जनतांत्रिक पर्यवेक्षण या डेमोक्रेटिक सुपरविज़न। इसमें क्या होता है कि सारे अधिकार हमने वर्कर को दे दिए, ठीक है, तो अब सब अधिकार वर्कर को दे दिए, वर्कर बार बार हमारे पास पूछने नहीं आएगा, तो सुपरवाइज़र के पास टाइम बच जाएगा, और टाइम बच जाएगा तो वो क्या करेगा, ताकि वर्कर्स को सुपरवाइज आसानी से कर पाएगा। 10th पॉइंट है अधीनस्थों की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। हमारे नीचे जो वर्कर हैं, अगर हम उनको अभिप्रेरणा दे रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं कि ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, तब क्या होगा, सभी वर्कर अपना अपना काम खुद करेंगे, चाहे मैनेजर देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को ज़्यादा सुपरविज़न की आवश्यकता नहीं है, वर्कर खुद ईमानदारी से काम करें, हम ज़्यादा वर्कर को चेक कर पाएंगे। अगला है संप्रेषण व्यवस्था, कम्युनिकेशन मेथड। कुशल, तीव्र यदि आधुनिक संप्रेषण की व्यवस्था है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, एफिशिएंट, फास्ट, मॉडर्न टेक्निक अगर हम लोगों ने लगाई है तो ज़्यादा वर्कर को हम सुपरवाइज़ कर पाते हैं। मान लो कि हर कमरे में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और हर कमरे में स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है। वर्कर जैसे ही कोई समस्या अपनी बताता है, हम वहीं से देखते हैं कैमरे में और देखते हैं मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और वहीं से बता देते हैं। तो हमें बार बार अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जगह बैठे हुए हम ज़्यादा वर्कर को सुपरवाइज़ कर पाते हैं। 12 पॉइंट है समझ, सहयोग का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यदि वर्कर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, समझ बहुत अच्छी है, सहयोग का वातावरण है, और सुपरवाइज़र वर्कर के बीच में भी सहयोग का वातावरण है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सुपरविज़न ज़्यादा वर्कर का कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधीनस्थों का स्तर या लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट। वही हमने ऊपर पढ़ा कि टॉप लेवल की यदि हम बात करें, उच्च स्तरीय बिल्कुल अधिकारियों की यहाँ हम बात करें, तो जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं जैसे डायरेक्टर, उनके नीचे है मैनेजर, तो 4-5 या 4 से 6 तक मैनेजर्स को वो सुपरवाइज़ कर लेगा। और लोअर लेवल की बात करें, बिल्कुल निम्न स्तर पर बात करें, तो एक सुपरवाइज़र अधिक से अधिक 20 वर्कर तक जा सकता है सुपरविज़न के लिए।